सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज से एक नई श्रृंखला का आरंभ हो रहा है। बहुत ही विशेष श्रृंखला है। सभी प्रकार के पाठकों के लिए यह श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। मित्रों, मुख्य रूप से टीजीटी, पीजीटी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी करते हैं हमारे पाठक महानुभाव, उनको ध्यान में रख करके तथा इस चैनल पर लाखों की संख्या में संस्कृत भाषा को सीखने वाले सभी पाठकों को ध्यान में रखते हुए इस श्रृंखला का आरंभ कर रहा हूं। आज ये प्रथम इसकी कक्षा है, फर्स्ट क्लास है। थोड़ा सा आपको बता देना चाहूंगा मित्रों, टीजीटी और पीजीटी आदि के पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से इन पुस्तकों की सामग्री को रखा गया है। आप देखेंगे यहां पर कादंबरी में जो शुक नासोपदेश मात्र को लगाया गया है, आपको दिख रहा होगा, मैंने बड़ा कर दिया है, कोई परेशानी नहीं है। शिवराज विजयम में प्रथम निश्वास को लगाया गया है और किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग लगाया है। मेघदूत संपूर्ण लगा हुआ है। नीति शतकम संपूर्ण लगा हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक लगाया गया है पाठ्यक्रम में और उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक लगा है इसके अंदर। मित्रों, ये जो साहित्य की पुस्तक लगी है, इसमें आपके लिए मैंने किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग को तैयार करके आपको उपलब्ध करा दिया है। आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग, वहां पर आपको संपूर्ण पढ़ने के लिए मिल जाएगा। विस्तार से बाकायदा तैयारी कराने की दृष्टि से पढ़ाया है। मेघदूतम को भी आप इस चैनल पर पढ़ सकते हैं, उसका भी कोर्स बना दिया है। नीति शतकम का भी कोर्स तैयार है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। ध्यान देंगे, ये 3 कोर्स तैयार हैं। इनको कोई भी पाठक निःशुल्क पढ़ सकता है, स्मार्ट बोर्ड पर तैयार किए गए। ठीक है, बाकी के इन पर हमारा काम चालू हो रहा है। ठीक है, परंतु ध्यान दीजिएगा, इन तीनों को आप पढ़िएगा तैयारी के लिए। इसी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करने के लिए यूपी टेट की आदि की तैयारी करते हैं जो भी पाठक, अथवा अन्य प्रांतों में भी अपने अपने लेवल की जो भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं संस्कृत व्याकरण से संबंधी, उसके लिए सबसे उत्तम पुस्तक है आपकी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। यूपी टेट के पाठ्यक्रम में इस पुस्तक को लगा दिया गया। इस पुस्तक को पूरा नहीं, कुछ इसके पाठ लगा दिए। उन पाठों को ही मैं पढ़ाना आरंभ कर रहा हूं। कुछ पाठ मैंने इस पुस्तक का पढ़ा दिया है। ध्यान दीजिएगा, क्या है ये? संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका पुस्तक है, आप देख लीजिए। इसके लेखक हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। कोई भी पाठक इस पुस्तक को देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, चलिएगा। अब इस पुस्तक का इसमें यहां लिखा गया है, ये लिखा है कि
व्याकरण में जो व्याकरण की तैयारी करने के लिए इसमें लगाया गया है डॉक्टर राम बाबू सक्सेना, अर्थात ये बाबू राम सक्सेना उल्टा लिख गया है, डॉक्टर बाबू राम सक्सेना कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। ये संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका नाम की पुस्तक है, ठीक है, के आधार पर एक संधि वाला भाग लगाया है, एक समास वाला भाग लगाया है और एक कारक प्रकरण का भाग लगाया है इसमें, और एक प्रत्याहार का परिचय। ये 4 इसमें से प्रकरण उठा लिए हैं, इनको लगाया है। इसमें मैंने कारक प्रकरण को पूरा कंप्लीट आपको स्मार्ट बोर्ड पर इस पुस्तक से पढ़ा दिया है। आप प्लेलिस्ट में सर्च कर लीजिएगा कारक प्रकरणम डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, ठीक है, टीजीटी पीजीटी ऐसा लिखा होगा। सारा कारक प्रकरण मैंने आपको विस्तार से पढ़ा दिया है। कोई भी पाठक आराम से निःशुल्क पढ़ सकते हैं कारक प्रकरण को पूरे को। संधि पर हम काम करने जा रहे हैं। प्रत्याहार छोटा सा प्रकरण है, उसको भी हम तैयार करा देंगे जल्दी से। ये जो श्रृंखला चलाई जा रही है मित्रों, वो चलाई जा रही है आपका जो मुख्य प्रकरण है समास। समास एक ऐसा प्रकरण है, समास और कारक ये दोनों एक ऐसे प्रकरण है कि इसको कोई स्वयं पढ़ करके पुस्तक में नहीं समझ सकता है। इसको पढ़ाने के लिए कोई अध्यापक चाहिए, इसलिए मैंने कारक को पहले पढ़ा दिया, कंप्लीट कर दिया आपके लिए। आप कोई भी पढ़िएगा आनंद से, निःशुल्क। अब आज से हम आरंभ कर रहे हैं आपके लिए समास प्रकरण इस पुस्तक के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, इस पुस्तक में कोई भी जो भी विषय लिया गया है बहुत ही सरल और सुगम ढंग से समझाया गया है, हिंदी के माध्यम से संस्कृत को लेकर के। और उसके बाद फिर मैं आपकी सहायता करने के लिए उपलब्ध हूं मित्रों। तो मित्रों, इसमें जो समास प्रकरण पढ़ाया जाएगा वो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं, किसी भी प्रकार की टीजीटी पीजीटी के अलावा किसी भी प्रकार की परीक्षाएं, नेट जेआरएफ आदि किसी भी प्रकार की, सभी के लिए परम उत्तम सामग्री है। इसके अंदर कोई भी पढ़ सकता है। आप प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया जाएगा, टीजीटी पीजीटी समास प्रकरणम डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, इस नाम से एक कॉलम बना दिया जाएगा प्लेलिस्ट में। उसी में आपको संपूर्ण समास की वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। कोई भी संसार में, विश्व के अंदर, भारत देश के कहीं किसी भी क्षेत्र में कोई भी पाठक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके आराम से अपनी समय की अनुकूलता से पढ़ सकता है। मैं बहुत गहराई से आपको बहुत आराम से धैर्य के साथ में समझा करके पढ़ाने का पूरा प्रयास करता हूं मित्रों। तो चलिएगा, अब हम इसका शुभारंभ कर रहे हैं मित्रों। मैं शुभारंभ तो कर रहा हूं, मैं कोई भी कार्य कर रहा हूं करोड़ों लोगों के लिए कर रहा हूं, इसीलिए आपके लिए निःशुल्क अभियान चलाया जा रहा है देववाणी संस्कृतम के माध्यम से। मेरा आपसे यही निवेदन है कि यदि आपको इस कक्षा का लाभ मिले तो आप अपने ही तरह हजारों लोगों तक इस लाभ को पहुंचाने में सहयोग कीजिए। अर्थात इन वीडियोज को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। हम कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं, कोई फीस नहीं ले रहे हैं आपसे, निरंतर शेयर कीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, इन सभी इस पूरे कोर्स को आप इस YouTube चैनल के अतिरिक्त देववाणी संस्कृतम ऐप पर भी पढ़ सकते हैं। ऐप
इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। उस पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर में जाकर के देववाणी संस्कृतम ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसी कोर्स को वहां पर भी उसके अंदर पढ़िएगा। पर YouTube पर पढ़ने में एक अलग आनंद आता है, फिर आपकी इच्छा है। चलिएगा मित्रों, हजारों लोगों लाखों लोगों तक इस सामग्री को पहुंचाइएगा संस्कृत संबंधित। यह समास का प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके अतिरिक्त मित्रों आपको संधि भी आपको प्राप्त हो जाएंगे इस YouTube चैनल पर। अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग शब्दों का रूप भी बनाना आपको सिखा दिया जाएगा। ये भी तैयार कर दूंगा मैं। सर्वयत, किम, युष्मद, इदम, अस्मद, अयम सर्वनामों के रूप, 1 से 100 तक की संख्याओं के संस्कृत शब्दों का ज्ञान, इसके लिए वीडियो तैयार कर दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। और भू, गम, पत, पा, लम लब है, ठीक है, गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक है, लब, लब, हन, दोह, दा, भी, दिव, जनि, तुद, रथ, प्रच्छ, भू तथा चुर धातुओं के लट, लोट, लुट, लंग और विदलिंग में रूप, ये भी आपको मैं बता दूंगा। इसका भी एक अलग से इसमें कॉलम बना करके आपको पढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। चलिएगा, ये बाकी की सामग्री पर भी हम पूरा आपके लिए सहयोग करेंगे, ठीक है। तो अब हम आरंभ करते हैं मित्रों डॉक्टर बाबूराम सक्सेना महाराज जी के द्वारा इसमें पढ़ाया गया समास का प्रकरण, जो इस पुस्तक के अंदर सप्तम सोपान है, माने 7वां प्रकरण है। इस पुस्तक के अंदर कई प्रकरण हैं, ये 7वां प्रकरण है। और मैं यही चाहूंगा कि सभी पाठक इस पुस्तक को भी मंगा लें, कि वीडियो तो पढ़ाऊंगा मैं, पर पुस्तक को भी मंगा लें। यदि आपके आसपास कहीं मिल जाती है वहां से ले लीजिएगा। यदि कोई परेशानी होती है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है, devvani-sanskritam.com। उस वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करके इस पुस्तक को आप न्यूनतम मूल्य पर ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, ठीक है। इतना मैं आपसे निवेदन करता हूं। चलिएगा, आइएगा मित्रों, पढ़ना आरंभ करते हैं। समास विचार। समास विचार अर्थात समास क्या होता है, समास पर चिंतन करना, समास कितने प्रकार के होते हैं, समास के उदाहरण आपको दिए जाएंगे, महर्षि पाणिनि के सूत्रों को भी आपको दिखाया जाएगा, है, पर हिंदी के माध्यम से आपको ये समझाएंगे। मैं इस पुस्तक के अकॉर्डिंग ही समझाऊंगा, कहीं कुछ विशेष लगेगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। चलिएगा, नंबर है का, इसमें का महाराज जी ने लिखा है, छठे सोपान में विभक्तियों का प्रयोग बताया गया है। इससे पहले वाला जो प्रयोग था, प्रकरण था सोपान, जिसको मैंने कारक प्रकरण कहा है, तो कारक प्रकरण मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। सभी विभक्तियों के आपको कहाँ कौन सी विभक्ति होती है, सभी विभक्तियों का विस्तार से समझा दिया है। आप पढ़िएगा पहले, उसका भी आनंद लीजिएगा। किंतु कहीं कहीं शब्दों की विभक्तियों का लोप करके शब्द छोटे कर लिए जाते हैं। अब ये समास की परिभाषा की तरफ बढ़ रहे हैं। कहते हैं कि हमने गत प्रकरण में विभक्तियां बताई थी, कहीं षष्ठी होती है, कहीं द्वितीया होती है, कहीं तृतीया होती है, कहीं चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी। क्या होता है, कहीं कहीं संस्कृत साहित्य में उन विभक्तियों का लोप कर देते हैं, हटा करके प्रयोग करते हैं, हटा करके उन विभक्तियों को लाते हैं, फिर हटा देते हैं। तो ऐसा क्यों और वो कैसे होता है? तो कहते हैं यह तब संभव होता है जब 2 से अधिक शब्द एक साथ जोड़ दिए जाते हैं। किसी शब्द की विभक्ति का लोप करते हैं, हटाते हैं वहां से। तो ये लोप करने की प्रक्रिया कब हो पाती है? जब कम से कम 2 शब्द या 2 से अधिक शब्दों को हम
आपस में जोड़ रहे हों। तो जोड़ते समय उनमें से किसी एक या दो तीन शब्द की विभक्ति का लोप हो जाता है, उसको हटा देते हैं। ठीक है, इस साथ में जोड़ने को ही समास कहते हैं। लो जी, समास की बहुत ही संक्षिप्त परिभाषा बता दी। क्या बता दी कि समास को आप सभी हिंदी भाषा के माध्यम से ऐसा समझ लीजिएगा कि जहां पर दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ दिया गया हो और उनमें से कुछ शब्दों की विभक्तियों को हटा दिया गया हो, तो आप समझिएगा ये समास है। समास है अर्थात विभक्ति को हटा देना, विभक्ति का प्रयोग नहीं करना, परंतु अर्थ वैसा का वैसा ही रहना। ठीक है, चलिए, तो ये समास कहते हैं, ये मोटी परिभाषा बताई। अब ये और गहरी बता रहे हैं समास शब्द कैसे बनता है। समास शब्द सम का ये सम उपसर्ग है, इसका अर्थ है यहां पर भली प्रकार, माने सम माने अच्छी प्रकार। उपसर्ग लगाकर अस माने असुक्षेपणे, तो अस जो फेंकना अर्थ में धातु है से बना है। क्या समपूर्वक अस धातु से इसमें घई प्रत्यय करके, यहाँ प्रत्यय नहीं लिखा है, यहाँ घई प्रत्यय होता है। ठीक है, घई प्रत्यय करके बनता है, बना है। और इसका प्रायः वही अर्थ है जो संक्षेप शब्द का, अर्थात दो या अधिक शब्दों को इस प्रकार साथ रख देना कि उनके आकार में कुछ कमी हो जाए और अर्थ भी पूर्ण विदित हो। ठीक है, कहते हैं इस समपूर्वक अस धातु से घई प्रत्यय करके जो शब्द बनता है समास, उस समास का अर्थ क्या है? कहते हैं संक्षेप शब्द का जो अर्थ होता है वही समास का अर्थ होता है। और वो समास का अर्थ संक्षेप क्या है? तो वही कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों को इस प्रकार एक साथ रख देना कि उनके आकार में, जब उनको अलग अलग बोले तो कुछ अधिक वर्णों का उच्चारण करना पड़े, और जब उनको साथ रख दें तो कुछ वर्ण कम उच्चारण करने पड़े। तो यही क्या हुआ? संक्षेपकरण हुआ, संक्षिप्तीकरण हो गया, संक्षिप्तीकरण। उनके आकार में कुछ कमी हो जाए, माने संक्षिप्तता हो जाए, और अर्थ भी पूर्ण विदित हो, माने अर्थ वैसा ही हो जैसा अलग अलग शब्द बोलते हैं। ठीक है, अब ये उदाहरण दे रहे हैं, जैसे देखिएगा, ये भूमिका बना रहे हैं। अभी आपको भूमिका समझ में आनी चाहिए समाज की। समाज बहुत जटिल प्रकरण है, ये मानिएगा। सभायाः पति सभापति, क्या? सभायाः पति सभापति। यहां पर ये दो शब्द अलग अलग है। सभायाः पति माने सभा का स्वामी, क्या? सभा का पति माने सभा का स्वामी, ये इसका अर्थ है। ये षष्ठी विभक्ति है, ये प्रथमा विभक्ति है। अब इसमें क्या कर दिया? इसको जोड़ दिया, सभाया पति को जोड़ दिया, तो क्या बन गया? सभापति ही। इसका अर्थ क्या है? सभा का स्वामी, अर्थात जो अर्थ इसका है वही अर्थ इसका भी है। ध्यान दीजिएगा, जो अर्थ इसका है वही अर्थ इसका भी है। कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं है, 0% भी, ये मानिएगा समान है। परंतु आप देख रहे होंगे यहां पर सभाया पति में एक याह का और अधिक एक्स्ट्रा उच्चारण हो रहा है, अर्थात इन दो शब्दों का उच्चारण करने में और इसके करने में, अकेले के में क्या है? या आ विसर्ग, क्या लगभग 3 मात्रा है, 3 मात्रा
का उच्चारण अधिक हो रहा है। देखिएगा, आदि मात्रा य की है और दो मात्राएं आपकी आ की है, ठीक है, और आधी मात्रा आपके विसर्ग की है, ठीक है। 1/2 और ये 2 और 1/2 बराबर कितना हो गया? ये आपका 3। 3 मात्रा इसमें अधिक है और इसमें कम है, दोनों का अर्थ बिल्कुल ही समान है, समान है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? यहां पर समास हो गया है, समास हो गया। चलिएगा देखिएगा, यहां सभापति का वही अर्थ है जो सभायाः पति का, मैंने समझा दिया आपको। किंतु दोनों को साथ कर देने से सभायाः शब्द के विभक्ति सूचक प्रत्यय, ये विभक्ति है वास्तव में, या का लोप हो गया और इस कारण शब्द सभापति ही सभायाः पति से छोटा हो गया। अर्थात इन दो शब्दों की मात्राओं से इसमें 3 मात्राएं कम हो गई, परंतु अर्थ में कोई भी कमी बेशी नहीं आई। ये समास करने का लाभ होता है। चलिएगा, ये समझ में आपको आ जाना चाहिए आराम से। देखिएगा, जैसे दो शब्दों को जोड़कर समास करते हैं, 2 या 2 से अधिक, पर कम से कम 2 चाहिए, ठीक है, वैसे 2 या अधिक समास समस्त शब्द भी जोड़े जा सकते हैं। अब क्या कह रहे हैं? ये भूमिका के रूप में कह रहे हैं, एक तो जो 2 शब्द अलग अलग हैं उनको जोड़ करके एक समास हो जाता है, उनको जोड़ देते हैं। और क्या होता है, एक ये भी होता है कि पहले हमने समास कर लिया 2 शब्दों का, 3 शब्दों का, 3 शब्दों का समस्त पद एक बन गया, फिर 2 शब्दों का समस्त पद कर लिया, फिर हम उन दोनों समस्त पदों को भी इकट्ठा कर देते हैं। हाँ, समस्त पदों को भी इकट्ठा करके समास कर देते हैं। अर्थात समास में भी समास कर सकते हैं, करना होता है समास में भी समास। जैसे देखिएगा, राज्यः पुरुषः राजपुरुषः, राजा का पुरुष, इसका अर्थ है राज्य, राजा का षष्ठी, राजा का पुरुष माने आदमी। इसका जब समास करते हैं तो क्या बन जाता है? राज पुरुष। एक ही समास हो गया आपका। धनस्य वार्ता, धन वार्ता, धन के विषय की वार्ता, धन संबंधी वार्ता, उसको क्या बोलते हैं? धन वार्ता। या धनस्य और वार्ता का समास होकर के धन वार्ता बन गया। ध्यान दीजिएगा, एक ये समास होकर के पद बन गया, एक ये बन गया, ये शब्द बन गए। इस प्रकार 2 समस्त शब्द हुए, माने एक समस्त शब्द ये हुआ, एक समस्त हुआ। समस्त माने समास किया हुआ समूह, शब्दों का समूह। अब यदि ये दोनों जोड़ दिए जाएं, ये दोनों अर्थात राजपुरुषः और धनवार्ता, इनको भी जोड़ा जा सकता है, तो क्या होगा? राजपुरुषस्य धनवार्ता, राजपुरुष धनवार्ता एक शब्द बन गया। देखिए, इन 2 को मिलाकर के क्या बना दिया हमने? एक बना दिया। इसका अर्थ क्या हुआ? राजा के पुरुष की है, राजपुरुष राजा के आदमी के की धन विषयक बातचीत। क्या हुआ? राजा पुरुष धन वार्ता का अर्थ हुआ राजा के व्यक्ति की धन के विषय की बातचीत। यह एक समस्त पद बना। ठीक है, यह भी शब्द है। कितना ठीक है, कितना छोटा हो गया,
चार शब्दों का एक शब्द बना दिया, धराज धपुरुष धन वार्ता। ठीक है, इस प्रकार कितने ही शब्दों को जोड़कर लंबे लंबे समास बनाए जा सकते हैं। कहते हैं इसी प्रकार से आप एक नहीं 100 शब्दों के समस्त पद देखे जाते हैं। आप 20 शब्दों का, 30 शब्दों का, 40 शब्दों का समास बना सकते हैं, एक शब्द बना सकते हैं। तो वही करे, इस प्रकार कितने ही माने अनेक शब्दों को जोड़कर लंबे लंबे समास बनाए जा सकते हैं। संस्कृत साहित्य में किसी किसी ग्रंथ में ऐसे ऐसे समास हैं जो कई पंक्तियों के हैं, कई पंक्तियों का एक शब्द बना देते हैं। बड़े बड़े जो कठिन काव्य हैं, ठीक है, उनमें इनका अर्थ निकालना कठिन हो जाता है और ग्रंथ जटिल हो जाता है। देखिएगा, जब आप अधिक शब्दों का समास कर देंगे तो फिर पढ़ने वालों को बहुत कठिनाई होती है, उनको अर्थ उसका समझना काफी जटिल हो जाता है, ग्रंथ कठिन बन जाता है। ये का की बात हो गई। अब आ जाइएगा आगे, ठीक है। ख, किसी समस्त शब्द को तोड़कर उसका पूर्व काल का रूप दे देना विग्रह कहलाता है। अब एक तो समास हो गया, एक कहते हैं संस्कृत व्याकरण में पढ़ाते समय प्रचलित होता है विग्रह वाक्य। क्या विग्रह वाक्य? विग्रह को बता रहे हैं कि आप विग्रह से क्या समझें। कहते हैं कि कोई समस्त पद है, कई शब्दों का जुड़ा हुआ हमने समास कर दिया, समस्त पद बना लिया। अब उस शब्द को तोड़ करके का अर्थ है जैसा जितने शब्दों से वो पहले बना था उन शब्दों को अलग अलग उसी रूप में रख देना, जैसे पहले थे, समास होने से पहले थे, फिर समास होने के बाद फिर वैसे ही रूप में हम लिख करके बता दें, बोल करके बता दें, पढ़ करके बता दें। तो ऐसा रूप दे देना क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। ठीक है, विग्रह का अर्थ है टुकड़े टुकड़े करना। समस्त शब्द के टुकड़े करके ही पूर्व रूप दिखाया जा सकता है, इसलिए वह विग्रह है। माने समस्त पद का टुकड़ा कर करके ही, उसको तोड़ तोड़ करके ही जो समास किन शब्दों का हुआ था ये बताने के लिए टुकड़े करने पड़ते हैं। तो वो टुकड़े करने की जो प्रक्रिया है, पूर्व काल का बताने की प्रक्रिया है, उसी को क्या बोलते हैं? विग्रह। उदाहरणार्थ देखिएगा, धन वार्ता ये एक समस्त पद बन गया है। अब कोई कहे कि धन वार्ता समास करने से पहले इसके पद किस अवस्था में थे, तो आप किसी को क्या बताएंगे कि ये कैसा था? पहले धनस्य वार्ता ऐसा था, समास होने से पहले ये ऐसा था। तो ये अलग अलग करके बताना का नाम ही क्या है? विग्रह। ये विग्रह वाक्य हो गया। अब आपको दो चीज समझ में आ गई, समास और विग्रह क्या होता है। समास माने कई शब्दों को जोड़ करके उनकी कुछ शब्दों की विभक्तियों को हटा देना, और विग्रह माने जो समस्त पद हैं वो किस प्रकार के विभक्तियों से युक्त पदों का बनाया गया है, उस अवस्था को, पूर्व काल की अवस्था को दर्शा करके बताने का नाम ही क्या है? विग्रह। ये समस्त पद हो गया, ये हो गया आपका विग्रह वाक्य। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज इसकी भूमिका को हम बना लेते हैं पूरा, फिर आगे धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है, किन शब्दों को
कैसे और किन के साथ जोड़ सकते हैं, इसके सूक्ष्म से भी सूक्ष्म नियम संस्कृत व्याकरणकारों ने नियत कर रखे हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कोई भी शब्द लिए और उनको इकट्ठा करके जोड़ दिया, ऐसा नहीं है। किन किन किस किस प्रकार के शब्दों का समास कर सकते हैं और किस प्रकार के शब्दों का समास नहीं होता है, इसके लिए व्याकरण के जो आचार्य गण हैं, पाणिनि आदि, उन्होंने बाकायदा नियम बनाए। ऐसा नहीं कहीं कोई भी शब्द उठा लिया और उनको जोड़ दिया, ऐसा नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिस शब्द को जब चाहा तब दूसरे के साथ जोड़ दिया, ऐसा नहीं। इसके लिए नियम बनाए हैं, उन नियमों को ही पढ़ना है समास प्रकरण में। ठीक है, उदाहरणार्थ एक उदाहरण दे रहे हैं, बहुत सुंदर भाषा में इन्होंने समझाया है। बताइएगा मित्रों और क्या बताएं। देखिए, रघुवंश का लेखक कालिदास प्रसिद्ध कवि था। ये एक हिंदी का वाक्य है। इस वाक्य का अनुवाद हुआ, माने संस्कृत में जब अनुवाद करेंगे तो क्या हुआ अनुवाद, रघुवंशस्य लेखकः कालिदासः प्रसिद्धः कविः आसीत्। ये इसका क्या हुआ, ट्रांसलेशन हो गया। रघुवंशस्य लेखकः कालिदासः प्रसिद्धः कविः आसीत्। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये सारे शब्द उठा करके जोड़ दें और बोल दें रघुवंश लेखक कालिदास प्रसिद्ध कवि काव्यासीत, ऐसा जोड़ करके बना दिया, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा नहीं चलेगा। इसे संस्कृत वाक्य में यदि समास करें तो इस प्रकार होगा। कैसा समास होगा, रघुवंश लेखक कालिदास प्रसिद्ध कवि आसीत। ध्यान दीजिएगा, रघुवंश का, लेखक का और कालिदास का तो समास हो जाएगा इन तीनों का है, और प्रसिद्ध कवि ही इन दोनों का हो जाएगा। आसीत का किसी के साथ समास नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बताएंगे आगे। कवि ही और आसीत में समास नहीं हुआ, कालिदास और प्रसिद्ध में समास नहीं हुआ, या कालिदास और प्रसिद्ध में समास हुआ ही नहीं, क्योंकि नियम है कि यहां समास नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे कैसे नहीं हो सकता, इसी बात को आगे नियमों में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, किन का समास होता है किन का नहीं होता है। ठीक है, चलिए कब किन दशाओं में समास हो सकता है, इसके मुख्य मुख्य नियम इस सोपान में दिए जाएंगे। क्या, कब किन किन दशाओं में, किन किन स्थिति में किस किस शब्द का, किस किस शब्द के साथ समास कर सकते हैं और किन किन शब्दों का नहीं कर सकते हैं, किस किस परिस्थिति में नहीं हो सकता है, ये नियम ही मुख्य इस सोपान माने इस समास विचार प्रकरण में आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है जी, इस पुस्तक को मैं, इस लेखक को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, इतनी सरल भाषा में चीजों को समझा दिया तो। ठीक है, व्याकरण के नियम आपको खेल खेल में समझाए हैं इन्होंने, सरल एग्जाम्पल्स दे करके। ठीक है, चलिएगा अब हम इसको आगे की कक्षा में पढ़ना आरंभ करेंगे। समास कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और कौन सा समास कैसे होता है, उसका उदाहरण आदि ये विस्तार से चलेगा। मित्रों ध्यान रखें, प्लेलिस्ट में आपको कॉलम मिल जाएगा, टीजीटी पीजीटी समास प्रकरणम, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कृत व्याकरण संस्कृत प्रवेशिका, इस नाम से आपको कॉलम मिलेगा। उस कॉलम में ही आपको ये सारी वीडियोज उपलब्ध हो जाएंगी। कोई आपको शुल्क नहीं देना है, कोई आपको फीस नहीं देनी है, ये आपके सहयोग के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। और मैं आपसे यही सहयोग चाहता हूँ कि आप
इस सामग्री को करोड़ों लोगों तक ले जाएं संस्कृत भाषा के प्रचार के। चलिएगा मित्रों, आगे की कक्षा में मिलते हैं। जिन भी पाठकों को पुस्तक चाहिए वो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लें 9582104261 9582104261 इस व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिएगा। हम आपको वेबसाइट का लिंक दे देंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वेबसाइट का लिंक दिया गया है। आप देववाणी संस्कृतम ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके अंदर भी मैंने सैकड़ों कोर्स बना दिए हैं, आप वहां भी पढ़िएगा। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।